नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 पर। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में आपने देखा देश में कैंसर को लेकर बहस छिड़ी हुई है। पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से ये दावा किया गया कि उन्होंने डाइट प्लान में चेंज करके अपनी पत्नी को 4th स्टेज कैंसर से वापस नॉर्मल लाइफस्टाइल में ले आया है। इसी पर चर्चा भी करेंगे और साथ ही आपको बहुत सारी कैंसर से जुड़ी अहम जानकारियां मिलने वाली हैं। आज हमारे साथ मौजूद है इस वक्त डॉक्टर अंशुमन जी। बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर आपका। तो देखिए, चर्चा करना इस पर इसलिए भी ज़रूरी है। अंशुमन जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ही रहेगा कि जो दावा किया गया इसको लेकर कई डॉक्टर सवाल उठा रहे हैं। डॉक्टर अंशुमन, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने जो कहा डाइट प्लान में जो चेंजेस किए जाते हैं उसकी वजह से क्या कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है? देखिए, ट्रेंडिंग न्यूज़ है, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह ट्रेंड कर रही है। अब इसमें 3-4 चीज़ें समझने योग्य है। डॉक्टर का जितना विरोध है वो गलत है। आंशिक रूप से सिद्धू ने जो बात कही, आंशिक रूप से वो बात सच है, लेकिन सच जो कहा जाता है कि मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन उस पर एक और लाइन जुड़नी चाहिए कि और पूरा सच बताऊँगा। तो ये लास्ट वाली लाइन उन्होंने खा ली। जैसे उनके ट्रीटमेंट में सर्जरी का रोल रहा है, कीमोथेरेपी का रोल रहा है, फिर उन्हीं के वीडियो में बता रहे हैं कि फैमिली में कुछ फंक्शन था, रेडिएशन थेरेपी होनी थी, नहीं करा पाए, कैंसर रिलैप्स हुआ। जब रिलैप्स का ट्रीटमेंट चला तो इसके साथ साथ उन्होंने जो डाइटरी चेंजेस की बात कही है इसके साथ ऐड किया। इसका एस्टेब्लिश साइंस है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। एस्टेब्लिश साइंस में उन्होंने क्या क्या कहा है, इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कही है। तो ईटिंग विंडो आपका जब भी छोटा होगा, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी इंसुलिन स्पाइक बॉडी में कम होगा, खास करके कैंसर मरीज में कैंसर रिलैप्स को कम करता है। इसका एस्टेब्लिश पेपर है। ऑटोफेजी एक प्रोसेस है। ऑटोफेजी कहते हैं कि सेल के अंदर होने वाली गड़बड़ी को सेल अपना रिपेयर कर ले जब हम फास्टिंग पे जाते हैं। 2022 में एक जापानीज साइंटिस्ट को इस पर नोबेल प्राइज मिला है। ऑटोफेजी होगा तो इनको चाहिए कि सिद्धू एक पब्लिक फिगर हैं तो इसको क्लियर करना चाहिए कि क्या मीन कर रहे हैं। मतलब उन्हें उन डॉक्टर्स की भी मुझे लगता है उनका भी जिक्र करना चाहिए जिनके थ्रू उनका पहले ट्रीटमेंट चल रहा था। बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि ट्रीटमेंट के थ्रू भी ठीक हुई होंगी और अब जो चीज़ें उन्होंने की तो हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि सिर्फ डाइट प्लान का वो असर हुआ। बिल्कुल, अब मैं उसको समझा देता हूँ। फिर दूसरा उन्होंने बात कही शुगर। आइडियली शुगर एक स्वस्थ व्यक्ति को भी नहीं लेना चाहिए, कैंसर के मरीजों को नहीं लेना चाहिए। उसका कारण क्या है कि शुगर जब भी आप लेते हैं तो इंसुलिन स्पाइक होता है। अगर बॉडी के रिक्वायरमेंट से ज़्यादा आपने लिया तो ये स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फैट। ये जब स्टोर होता है बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन प्रोसेस चालू होता है, ये कैंसर को बढ़ाता है या कैंसर बनाता है। तो ये भी बात उनकी आंशिक से सही है। तीसरी बात तो उन्होंने कही 40 दिन में कैंसर को हरा दिया। किस रिपोर्ट के आधार पे कोई कहता है पेट स्कैन किया, पेट स्कैन में दिख रहा कैंसर नहीं है, उसका मतलब ये होता है कि 5 मिलीमीटर से छोटा ट्यूमर होगा जो पेट स्कैन डिटेक्ट नहीं कर। कि उससे छोटा ट्यूमर हो सकता है कि अभी भी उनकी वाइफ की बॉडी में हो। बिल्कुल, उसको नकारा नहीं जा सकता है। एक कॉन्सेप्ट है ऑन्कोलॉजी में सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल, मतलब ब्लड के अंदर घूमते हुए कैंसर के कीटाणु जो किसी जाँच में नहीं आते हैं। तो इसके लिए क्या तरीका हो? इसके लिए होता है कि हम 2 साल तक ऐसे मरीज को फॉलोअप करें और 2 साल बाद भी इसमें रिपोर्ट में आए कि कैंसर नहीं है तो हम मानते हैं कैंसर फ्री। ये सिस्टम है। तो सैंपल साइज जो किसी भी वैज्ञानिक रिसर्च का पार्ट होता है कि कितने लोगों में आपने किया, कितने लंबे समय तक फॉलोअप किया, इसकी आवश्यकता है। तो आंशिक रूप से सही है, लेकिन आंशिक रूप से गलत इसलिए है कि उन्होंने ऐसा किया कि वीडियो से ये समझ में आ रहा है कि सिर्फ डाइटरी चेंजेस करके कैंसर को ठीक कर दिया है, जो कि सही नहीं है। और न्यूज़ 18 अच्छा कर रहा है कि इससे दर्शकों को क्लैरिटी आएगी कि सच क्या है। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो क्यों ना हम भी डाइट में चेंजेस करें, क्योंकि हमने देखा है डॉक्टर साहब कि पिछले कुछ वक्त में मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और कैंसर के जो पेशेंट्स हैं क्या वो भी अगर इस तरह की डाइट प्लान को फॉलो करने लग जाएँ और वो भी ये उम्मीद जताएँ कि हम भी ठीक हो जाएंगे। मैं हर समय होलिस्टिक केयर में बिलीव करता हूँ। कैंसर सर्जन होने के बाद भी मरीज को डाइटरी चेंजेस क्या क्या करने हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि कैंसर इज़ नॉट ए डिजीज। कैंसर बीमारी नहीं है, कैंसर इज ए मैनिफेस्टेशन। बीमारी सेल के अंदर कहीं और है और वो बीमारी इज़ नॉट ड्रगेबल, मतलब उसकी दवा नहीं है, इज़ फूडेबल। मतलब खाने के चेंज से, लाइफस्टाइल के चेंज से, सोने के तरीके से, एक्सरसाइज से आप उस पर
कंट्रोल करते हैं। आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो बात कही थी और अभी आपने फूडिंग की भी बात कही की, तो क्या कैंसर सेल्स को भी फूड मिलता है हमारे खाने से, उन्हें भी फूड मिलता है और उससे वो ज़्यादा ग्रो होते हैं, ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू की बात, उसमें भी यही बात उन्होंने कही। बिल्कुल, देखिए कोई भी सेल जीवित तभी है जब उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, मतलब खाना मिलेगा। कैंसर सेल की खास बात यह है, कैंसर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, जो हमारे हर सेल के अंदर पावर हाउस है जहां हमारी एनर्जी जनरेट होती है। कैंसर सेल बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है, लेकिन उसको खाना ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में चाहिए। तो ऐसा कहना कि खाना अगर रोक दें और कैंसर सेल ठीक हो जाएगा, ये ठीक नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग, जैसन फंग एक डॉक्टर है, उसने ये कॉन्सेप्चुलाइज किया था। उसका ये मानना है कि अगर हम लॉन्ग फास्टिंग में जाते हैं तो सेल के अंदर जो एक्स्ट्रा फूड जमा है उसको सेल कंज्यूम करता है, खाता है और एबनॉर्मल सेल को बॉडी डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय करती है। यही प्रोसेस है बोलने का। लेकिन इसका मतलब लोग ये ना समझ लें कि सिर्फ फास्ट करने से कैंसर ठीक होता है। कैंसर के रिलैप्स को कम करता है, कैंसर सेल के लोड को कम करता है, लेकिन अब वो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट देने के साथ इसको करना है। ऑयल्स की भी बहुत सारी बातें कही उन्होंने कि नारियल ऑयल, मूंगफली ऑयल, ये इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल किया और प्रोसेस्ड फूड तो वैसे ही अलाउड नहीं होता। और जो आप नॉर्मल लोगों की लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, आपने शुगर का जिक्र किया यहाँ पर, तो क्या बिल्कुल कट ऑफ कर देना चाहिए शुगर से? देखिए, कायदे की बात यह है, ग्लूकोज इज एसेंशियल फॉर लाइफ, बट ग्लूकोज इज नॉट एसेंशियल इन द फूड। अब देखिए कितनी इसमें अच्छी बात है कि ग्लूकोज से ही सेल जिंदा है, और दूसरा जिसको कीटो डाइट के फॉर्म में बोलते हैं, जो एमिनो एसिड्स और कीटोन बॉडी, इस पे जिंदा है, लेकिन नॉट एसेंशियल इन द फूड। मैंने क्यों बोला? आप जब भी ग्लूकोज एज इट इज़ लेते हैं, इंसुलिन स्पाइक होता है, इंसुलिन जो हार्मोन है वो बढ़ता है, और बॉडी के अंदर नियोग्लूकोजेनेसिस एक प्रोसेस है। जब हम फैट, प्रोटीन कुछ भी खाते हैं, लिवर में जाके उसको कन्वर्जन ग्लूकोज में कर देता है। लेकिन एक्स्ट्रा ग्लूकोज आप लिए रहेंगे तो उसका कन्वर्जन नहीं होगा, फैट फॉर्म में डिपॉजिट होगा, प्रोटीन भी एक्स्ट्रा डिपॉजिट हो जाएगा। ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आज के ज़माने में खाने की कमी से लोग नहीं मर रहे हैं, खाना एक्स्ट्रा खा के मर रहे हैं। जब हंटेरियन सोसाइटी हमारी थी तो 4-4 दिन शिकार के लिए निकलते थे, शिकार नहीं मिलता था, घूमते रहते थे। जब शिकार मिलता था फिस्टिंग होती थी। आज हर दिन आपकी पार्टी होती है, तो एक्स्ट्रा कैलोरी, एक्स्ट्रा प्रोटीन, एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा शुगर कहाँ जा रहा है? दूसरी बात, शुगर इज एडिक्टिव। जैसे शराब है तो बच्चों के लिए अगर कहो तो बच्चों का शराब शुगर है। जैसे बच्चे एनर्जी ड्रिंक, मीठी चीज़ें पीते हैं, शुगर एडिक्शन कराता है, शुगर फैटी लीवर कराता है, शुगर कैंसर सेल प्रमोट करता है, और शुगर से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है। तो ये इक्विवेलेंट टू अल्कोहल हो गया। देखिए, फिर भी थोड़ा सा, क्योंकि लोगों के मन में होता है कि शुगर की क्रेविंग भी इतनी ज़्यादा होती है कि थोड़ा सा तो आपको शुगर लेना ही है, तो उसके लिए क्या करें? क्योंकि मोटापा तो बढ़ ही रहा है आजकल, ओबेसिटी की जैसे आप बात कर रहे थे, तो उस वक्त क्या करें जब थोड़ा सा कुछ खाने का मन हो मीठा? अगर खाना है तो केमिकली प्रोसेस्ड शुगर ना खाएं। गुड़ जैसी चीज़, जैगरी जिसको बोलते हैं, ले सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ योर मील खाना खाएं, उसके बाद लें। खाने का भी तरीका आपको तय करना है। जैसे खाने में फाइबर पहले खाएं, साग सब्जी पहले खा लें। एक ही प्लेट में आपने रखा, पहले सब्जी थोड़ी खाएं ताकि गट को फाइबर मिल जाए, गट की कोटिंग हो जाए, गट माइक्रोबैक्टीरिया को खाना मिले, और इसके बाद जो चीज़ें आप लें उसका एब्जॉर्प्शन स्लो हो। उसके बाद प्रोटीन और फैट लें। नॉन वेजिटेरियन है वेज प्रोटीन, गेहूं इज नॉट नेसेसरी। हाँ, अब मैं आ रहा हूँ। और थर्ड में आप कार्ब लें। कार्ब में आपका गेहूँ, चावल, बाजरा, रागी। लगभग 40% लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंट हो चुके हैं, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएमओ व्हीट है। ये क्लासिकल गेहूं नहीं है जो हमारे पूर्वज उगाया करते थे, जीएमओ है। तो अगर आप ग्लूटेन सेंसिटिव हैं, टेस्ट कराएं। टेस्ट नहीं कराना चाहते हैं तो गेहूं छोड़ के देखें फॉर 10 डेज। पल्स रेट अपना मेजर करें। पल्स अगर डाउन होने लगी तो अच्छी बात है, और उसके बाद एक बार चैलेंज देके देखें। अगर गेहूं दोबारा लेने से पेट फूला लगे, गैस की समस्या हो, पल्स रेट बढ़े, चेहरे पे दाने निकल आए, तो मतलब आप ग्लूटेन सेंसिटिव हैं। तो आप गेहूं छोड़ दें। उसके रागी, ज्वार, बाजरा, मिलेट्स वाली चीज़ें लें। राइस ले सकते हैं, लेकिन कार्ब हर्स में लास्ट में। और ये कॉम्प्लेक्स कार्ब की बात कह रहा हूँ। उसके बाद जो आपने बात पूछी कि अगर शुगर की क्रेविंग हो तो जैगरी या उस तरह की चीज़ें लास्ट में लें,
ताकि ग्लूकोज सडन आपके स्पाइक ब्लड में ना करे, ग्लाइसेमिक लोड ना बढ़ाए, इंसुलिन को रिलीज ना करे, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अच्छा, कैंसर की जैसा हम बात कर रहे थे, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि एक बार अगर बॉडी में कैंसर सेल आ गया, मान लीजिए किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो एक बार अगर ब्रेस्ट कैंसर के बाद वो रिकवर भी कर जाते हैं, तो बाद में बॉडी में कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्ट में कैंसर खुद रिकरेंस जो है वो हो जाएगी। तो ऐसा होता है क्या? इसमें कितनी मान्यताएं सही है? देखिए, ये डिपेंड करता है स्टेज क्या है किसी भी कैंसर का। स्तन कैंसर भी आप ले लें, स्टेज क्या है। तो पहली बात तो ये कि क्या हर कैंसर में रेकरेंस होता है? जवाब है नहीं। कैंसर का अगर प्रॉपरली प्लान करके इलाज किया गया तो रेकरेंस नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात कि कैंसर मैनिफेस्टेशन है, जो मैं कह रहा हूँ बार बार, तो इसको ऐसे समझें कि आपने कहीं धुआं देखा तो आग कहीं होगी तब धुआं लगा। अब इस धुएं पे पानी आप डाल रहे हैं इसलिए कि शांत कर दें। तो कैंसर का जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है वो धुएं को शांत करने का है, लेकिन कैंसर जो बना वो एक्चुअल आग कहाँ थी, अगर ये शांत नहीं हो तो दोबारा धुआं उठेगा, मतलब कैंसर रिलैप्स होगा। और ये आग कैसे शांत होगी? अगेन फूडेबल। आपके खाने पीने और लाइफस्टाइल से अगर बदलाव कर लेते हैं तो सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल, कैंसर सेल दोबारा नहीं पनपेगा और कैंसर दोबारा नहीं होगा। लेकिन देखिए, कैंसर को लेकर आपने कहा कि रिकरेंस तो दोबारा नहीं होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि अगर कैंसर अब हो गया है तो क्या हम लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करें जिसकी वजह से फ़ायदा हो? बिल्कुल, लाइफस्टाइल में चेंजेस। पहली बात, कैंसर के डायग्नोसिस के बाद पैनिक ना करें। और बीमारियों की तरह ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम ठीक कर सकते हैं, पहला। दूसरी बात, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मविश्लेषण जरूर करें। आत्मविश्लेषण मतलब है कि आपके जीवन शैली में क्या क्या बदलाव है, खाने पीने में क्या बदलाव हुआ, वातावरण का प्रदूषण, पानी, सारी चीज़ों के एनालिसिस आप कर लें। उसके बाद लाइफस्टाइल में जो चेंजेज हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति को भी करना चाहिए, कैंसर के रोगी को करना चाहिए। उसका फॉर्मूला हर समय मैं देता हूँ, MMMS। फर्स्ट एम इज मील, कि आप क्या खा रहे हैं, ये खाएं आप रीजनल और सीजनल। जिस क्षेत्र के हैं, जो खाना आपके रीजन में होता है वही खाएं। सीजनल खाएं, अनसीजनल स्टोरेज का फ्रूट या सब्जियां ना खाएं। फाइबर जरूर खाएं, रॉ खाएं, रियल खाएं। गेहूं खाना है, गेहूं एज इट इज खाएं। फिल्टर्ड रिफाइंड प्रोसेस्ड फूड ना खाएं, मैदा ना खाएं, रॉ रियल खाएं। पानी की मात्रा आपकी अप्रोप्रिएट हो। जूस ना लें, अगर फल खाने की इच्छा तो एज इट इज़ सीजनल फल खाएं, जूस ना पिएं, क्योंकि जूस जब भी लेंगे फ्रुक्टोज का स्पाइक होगा, फिर वही सारी प्रक्रिया चालू होगी। सेकेंड एम इज मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब है एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, जिसमें जिम को मैं नहीं मानता हूँ सुटेबल फॉर होमोसेपियंस। एक्सरसाइज कब कब करना है? एटलीस्ट 1 आवर एक्टिव एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपकी सांस चढ़े और दिल की धड़कन तेज हो, कार्डियो टाइप एक्सरसाइज। बिल्कुल। अब उस एक्सरसाइज का हिस्सा क्या हो? फार्ब, FARB, मतलब उस एक्सरसाइज फ्लेक्सिबिलिटी हो, एरोबिक्स हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हो और बैलेंसिंग हो। देखते होंगे 40-50 साल के बाद लोग बैलेंसिंग खराब होती है, क्योंकि आपने जिम की एक्सरसाइज की, कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज नहीं हुई। अगर पूछेगा एक कोई एक्सरसाइज बताइए जिसमें फार्ब पूरी तरह हो जाए, योगासन। योगासन करें। योगासन तो कब करना है? एक, मॉर्निंग करें। दूसरा कब करना है? आफ्टर मील, 10 मिनट ही सही, लेकिन आप वॉक कर लें, जिससे आपका ग्लूकोज स्पाइक कंज्यूम हो। जब बहुत तनाव हो, खास करके कॉर्पोरेट में काम करने वालों को बॉस ने डांट दिया, तनाव होने पे क्या करते हैं लोग? जाके सिगरेट पी लेते हैं, मीठी दूध वाली चाय पी लेते हैं। ये फर्दर आपके कोर्टिसोल को बढ़ाता है, ग्लूकोज को बढ़ाता है, इंसुलिन स्पाइक करता है। उस समय बॉडी को स्ट्रेच कर लें। थर्ड मूवमेंट। और जब भी आपको लगे किसी कारण से ऑफिस में लंबा काम कर रहे हैं, 8 घंटे 10 घंटे, एवरी आवर उठें, 2 मिनट पानी पिए और बॉडी को स्ट्रेच करें। ये 4 टाइम आप मूवमेंट को अपने जीवन में उतार लें। थर्ड एम इज माइंड स्टफ, चित्त। विल पावर भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि मैंने सुना है कि लोग कैंसर से नहीं मरते, लोग अपनी इच्छा शक्ति खो जाने की वजह से मर जाते हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी नॉर्मल इंसान को भी चाहिए। माइंड स्टफ, चित्त क्या है? और चित्त की वृत्तियों का रुक जाना ही योग है। योगश चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का सदैव के लिए रुक जाना योग है। अब ये कैसे रुकेगा? यम नियम आसन, प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि, यानी कि मानसिक रूप से भी आपको मानसिक रूप से ये करना है। दूसरा, फिजिकल मील की हम बात करते हैं, मेंटल मील की कोई बात नहीं करता। आप ऑफिस में काम कर रही हैं, कुछ आपके पास लोग आएंगे, कहीं का गॉसिप्स लेके आएंगे और दूसरों की शिकायत करेंगे या दूसरों के बारे में कोई खबर बताना चाहेंगे, ये आपका मेंटल मील है।
आप कौन सा मील कंज्यूम करना चाह रहे हैं, आपकी चॉइस होनी चाहिए। 3 बातें उसमें सोचने की है। ये जो व्यक्ति बात कहने आया है मुझसे, ये कितना महत्वपूर्ण है मेरे लिए और इसके लिए। जिस व्यक्ति के बारे में कह रहा है उसके बारे में अगर इस तरह की कोई निगेटिव बात कर रहा है तो मेरे बारे में भी कहीं जाकर निगेटिव बात करेगा। और तीसरी बात कि इस बात को सुनने से मेरा का क्या तात्पर्य है। 3 चीज़ों से मेंटल बिल आप डिसाइड करें कि किसको वेलकम करना है, किस थॉट को वेलकम नहीं करना है। डिजिटल ज़माने में सोशल मीडिया मेंटल बिल में बहुत नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है कि आपने कुछ भी स्क्रॉल किया, देखा और स्ट्रेस में आ गया, आपको पता भी नहीं है। तो थर्ड इज माइंड स्टफ एंड फोर्थ इज स्लीप। क्वालिटी एंड क्वांटिटी, नींद की दोनों ठीक होनी चाहिए। 7 से 8 घंटे की पूरी गाढ़ी नींद हो। सोएं तो जैसे बच्चे सोते हैं, जिसको मुहावरे में कहते हैं घोड़ा बेच के सोना, ऐसे सोएं। 7 से 8 घंटे बाद सुबह जब जगें तो आप तरोताज़ा, कली जब खिल के फूल बनती है वैसे आपका मेंटल स्टेट हो, आप बिल्कुल फ्रेश निकल के आएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि सोने से 2 घंटे पहले आपका स्क्रीन ऑफ हो जाना चाहिए। मोबाइल, टेलीविज़न, कंप्यूटर, घर का वाईफाई ऑफ होना चाहिए। ब्लू लाइट स्पेशली या फॉर दैट मैटर कोई भी लाइट ऑफ होनी चाहिए। पाँव धोएं, किसी भी तरह का मॉइस्चराइजर तेल लगाएं, अच्छी नींद आएगी। बिस्तर पे सिलवटें ना हो, छोटे छोटे बदलाव करें, साउंड स्लीप सोएं। अगर चारों चीज़ों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन से आप बचेंगे। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। लाइफस्टाइल में चेंजेस तो ज़रूरी हैं, लेकिन कुछ हम देखते हैं सेलिब्रिटीज़, जैसे हिना खान को हमने देखा, उससे पहले छवि मित्तल थी। तो हमने ये भी देखा कि वो बहुत हार्ड एक्सरसाइजेज भी करते हुए नज़र आई, जैसा कि उन्होंने अपने वीडियोज़ शेयर किए। और आप बता रहे हैं जैसा कि योगासन सबसे बेटर है, तो जाहिर सी बात है वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर रही होंगी उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, जिनको सेलिब्रिटी कहते हैं वो इंसान ने सेलिब्रिटी बनाया है। बॉडी कैसे प्रोसेस करेगी, डीएनए क्या काम करेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं। हार्ड एक्सरसाइज और 10 किस्म की अलग अलग एक्सरसाइजेज में बहुत अच्छे रिसर्च हुई और देखा गया कि बेस्ट टॉप पे जो एक्सरसाइज है योगासन है, सेकंड स्विमिंग है, थर्ड साइकिलिंग है, और आप बिलीव करेंगे लास्ट एक्सरसाइज कौन है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से खराब है मतलब, वो है मैराथन रनर, जिमर और एक्सेसिव एक्सरसाइज। और जिम ही सबसे ज़्यादा करते बिल्कुल। हैं। अब इसमें साइंस क्या है ये समझिए। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस, ROS, एक फ्री रेडिकल जनरेट होता है बॉडी के अंदर जब आप एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, जिसके कारण हार्ट अटैक और कैंसर जैसी समस्या, कई मामले जिम में आ चुके हैं सामने, जैसा कि हमने देखा भी है। अचानक से जिम करते करते लोगों को हार्ट अटैक आ जाता तो है। लोगों को फॉल्स परसेप्शन रहता है कि इतना जिम करते थे हार्ट अटैक क्यों हुआ। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस, हमारा शरीर बना है कोऑर्डिनेटेड और बैलेंस मूवमेंट के लिए। मतलब एक्सरसाइज करनी है जो मैंने फार टेक्निक बताई, लेकिन एक्सेसिव बॉडी को एक्सरसाइज नहीं करना है, क्योंकि आपको कोई इस तरह का तो इतनी मशीनरी आ गई, कोई बोझ का काम नहीं करना है, तो किस लिए इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं जो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। एक दूसरा, सेलिब्रिटी की लाइफ, सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब, रात को जगना, शूट करना, दिन में सोना। एबनॉर्मल सर्कैडियन रिदम दिमाग के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। इस पे नर्सेज स्टडी हुई, देखा गया जो लोग रात में ज़्यादा काम करते हैं उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर का चांस ज़्यादा बढ़ा। बाद में देखा गया कि और भी बीमारियां बढ़ी। तो सर्कैडियन रिदम गड़बड़। थर्ड, पैक्ड फूड खाते हैं। किस सेलिब्रिटी को आपने देखा है प्रॉपर रोटी चावल लेके, कुछ लोग हैं, मेरे दोस्त भी हैं फिल्म इंडस्ट्री के, वो आज भी प्रॉपर मील खाते हैं, रोटी चावल दाल सब्जी, या नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं। अदरवाइज ये लोग सिर्फ पैक्ड फूड खाते हैं, सैंडविच और इस तरह की चीज़ें पैक होके आती है, अल्ट्रा प्रोसेस एंड प्रोसेस्ड फूड, जिसको मैं कहता हूँ शैतान की रसोई। चलिए जल्दी जिक्र कर लेते हैं। भगवान की रसोई, नेचुरल फल फूल जैसे निकल के आ रहा है, आपने खाया, भगवान की रसोई आपको स्वस्थ रखेगी। दूसरा, इंसान की रसोई, शुद्ध भारतीय भोजन हमारे रसोई में बन रहा है, ये खाएंगे स्वस्थ रहेंगे। शैतान की रसोई, जो खाना पैक होके आपके लिए आ रहा है, और वो कितने दिन तक पैक है ये भी हमें पता नहीं, कुछ नहीं पता है। दूसरा, उसमें प्रिजर्वेटिव डाला जाएगा, केमिकल डाला जाएगा ताकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, लेकिन सेल्फ लाइफ कम हो जाएगी, ये याद रखना है। वही तो कहते हैं ना कुछ लोग कि डस्ट, आपको अगर खाना नहीं खाना है तो या तो आप उसको डस्टबिन में डालेंगे, या फिर आप सोचेंगे कि इसको फिनिश कर लें, या फिर आपका पेट अपने आप पेट को डस्टबिन बना लेंगे। देखिए आपने बड़ी अच्छी बात कही। देखिए इसीलिए कहा था जंक फूड, जंक मेल जानते हैं, जो मेल आपके काम का, ईमेल काम का नहीं होता, वो जंक बॉक्स में जाता है। बिल्कुल। तो फास्ट फूड को जंक फूड कहा गया है। तो जब जंक फूड कहा गया तो पेट क्या आपका डस्टबिन है? क्यों डाल रहे हैं? तो प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, नोवा क्लासिफिकेशन ब्राज़ील का है, जिसमें माना गया इट्स ए पॉइजन,
P फॉर प्रोसेस्ड फूड, P फॉर पॉइजन। शुगर भी पॉइजन है क्या, एक सवाल शुगर मेरा? भी पॉइजन है। क्योंकि स्लो पॉइजन इसे बहुत सारे लोग नाम देते हैं कि स्लो पॉइजन है, आप जॉन धीरे यडकिन, आपको एक यूके का बढ़िया साइंटिस्ट, उसने किताब लिखी प्योर, वाइट एंड डेडली। 78 में उसने रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया, लेकिन उसकी बात दबा दी गई। उसके बाद फैट को बदनाम किया गया कि ज़्यादा फैट लेने से हार्ट अटैक होता है। उसने कहा था शुगर इज़ डेडली। और प्योर, शुगर भी फैट ही बढ़ाता है। बिल्कुल फैट बढ़ाता है। प्योर मतलब जितना रिफाइन किया जाएगा खाने को, प्रोसेस किया जाएगा। डेडली, वाइट, वाइट सॉल्ट, वाइट शुगर, वाइट आटा, वाइट चावल, डेडली। मतलब ये जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं ये डेडली है। तो आप एज इट इज खाइए, नेचुरल खाइए। तो इसमें है शुगर, अगर मैं कहूँ गन्ना, अब उससे जैगरी कंपेयर करेंगे तो बेहतर है। एट द एंड ऑफ फूड आप ले सकते हैं। रिफाइन हो गई वो, जितना रिफाइन हो उतना एक आखिरी सवाल मेरा डॉक्टर साहब आपसे, कैंसर को लेकर हम बात कर रहे थे। लोगों के मन में ये भी सवाल होता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर ये जेनेटिक है, डीएनए से ही आ रहा है, तो फिर हम लाइफस्टाइल में चेंजेस करके क्या करेंगे? तो ये भी लोगों के माइंड सेट रहता है कि देखिए कैंसर होना होगा तो हो ही जाएगा, तो लाइफस्टाइल चेंजेस करके क्या फ़ायदा? सिर्फ 5 से 15% कैंसर जेनेटिक है। मतलब आपके जीन की खराबी के कारण जो कैंसर होगा वो 5 से 15%। 85% कैंसर आपकी चॉइस है। चॉइस क्या है? आप जो जीन कैरी कर रहे हैं, जो जिस वातावरण में रह रहे हैं, जो लाइफस्टाइल आपका, ये तीनों का जो समागम होगा वही डिसाइड करेगा आपको कैंसर या अन्य कोई बीमारी हो कि ना हो। ठीक है। इसलिए 85% आपका लाइफस्टाइल ही कंट्रीब्यूट कर रहा है कैंसर होने या नहीं होने पे। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिस्कशन ये रहा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपने हमारे दर्शकों को बताए। थैंक यू सो मच न्यूज़ 18 पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस तरह की और भी चीज़ों के लिए आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।